हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऐप के साथ में स्वागत है। आज हम लोग 1 नवंबर टू 4 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में आपको ये करंट अफेयर सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब क्विक रिवीजन की। आपको पता होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो जाकर देखिए और उसके बाद इसको देखिए। तो हम लोग बात करेंगे क्विक रिवीजन की, और क्विक रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट न्यूज क्या देखी थी, तो फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी नेशनल यूनिटी डे के बारे में। नेशनल यूनिटी डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया और नेशनल यूनिटी डे जो कि मनाया जाता है हर साल 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को। कब से मनाया जा रहा है ये, तो 2014 यानी 2014 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 31 अक्टूबर को। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर या उनकी याद पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। कहां, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं का एक स्टैच्यू बनाया गया है। कहां पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां बनाया गया है, ये बनाया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है तो ये किसका स्टैच्यू है, तो ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसके बारे में मैंने बाकी सारी चीजें डिटेल में आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। आप चीजें वहां से जाकर देखिए, आपको चीजें याद होंगी। इसके अलावा अगली चीज हमने देखी थी, इसरो ने रिसेंटली, पहले बात कर लेते हैं इसरो के करंट चेयरमैन का। तो इसके करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ। मैंने कई बार आपको बताया है एस सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन है। इसके अलावा इसरो ने रिसेंटली जीएसएलवी मार्क 3 जो कि एक लॉन्चिंग व्हीकल है, इसका नया नाम रखा है। और इसका नया नाम क्या रखा है, तो इसका नया नाम रखा है LVM-3। LVM-3 इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो LVM-3 इसका नया नाम है किसका, GSLV मार्क 3 का। और GSLV मार्क 3 एक लॉन्च व्हीकल है, यानी इसकी मदद से लॉन्चिंग की जाती है, ठीक है, सैटेलाइट्स की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चंद्रयान 2 किसकी मदद से भेजा गया था, तो चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल का यूज करके चंद्रयान 2 मिशन को भेजा गया था अंतरिक्ष में या स्पेस में। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज थी, हमने देखा था स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना है ये किसका स्टैच्यू है, तो ये लॉर्ड शिव का या आप बोले शिव जी का एक स्टैच्यू है। कहां बनाया गया है, तो ये राजस्थान के नाथद्वारा में बनाया गया है। राजस्थान के नाथद्वारा में ये बनाया गया है। रिसेंटली बनाया गया, इसका इनॉग्रेशन किया है मुरारी बापू जी ने, और ये बनाया गया है राजस्थानी टाउन नाथद्वारा में। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसको और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है विश्वास स्वरूपम। क्या बोला जाता है, विश्वास स्वरूपम। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है, विश्वास स्वरूपम। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि राजस्थान की ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली चीज क्या है हमारी अगली चीज क्या है, तो अगली चीज है 4th नंबर का पॉइंट। हमने क्या देखा था, 4th नंबर में हमने देखा था
फोर्थ नंबर की न्यूज थी हमारी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये कहां बनाया गया? तो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर ये हरियाणा में बनाया गया। ये एक कॉरिडोर है जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक कॉरिडोर है, ठीक है। इसके अलावा एक और लास्ट न्यूज हमने देखी थी लाडली लक्ष्मी योजना से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए। मध्य प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है लाडली लक्ष्मी योजना। फिफ्थ नंबर है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में हुआ है? तो वो है इंदौर जिला। इंदौर जिले में लाडली लक्ष्मी योजना का सबसे जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी कि 1.81 लाख गर्ल्स को प्रॉफिट दिया गया है इसका, ठीक है, गर्ल्स को प्रॉफिट दिया गया है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली 2022 में ही मई में ये चीज अनाउंस की गई है, किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना ये 2.0 मैंने बताया था 8 मई 2022 से ही आई थी। और इसके अलावा फर्स्ट लाडली लक्ष्मी योजना कब से आई, कब आई थी, कब लॉन्च हुई थी? तो ये 2 मई को लॉन्च हुई थी 2007 में, ठीक है। तो इस तरह से हमने लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में भी देखा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्वच्छता सर्वेक्षण रूरल रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण रूरल रिपोर्ट में भोपाल की रैंक क्या है? फर्स्ट है देश में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्विक रिवीजन हो गया। चलिए बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की। अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं उसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश स्टेट फाउंडेशन डे मनाया गया। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश स्टेट फाउंडेशन डे किस नंबर का रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है? वो है 67 नंबर का हमने सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के निक नेम क्या क्या हैं? तो मध्य प्रदेश के निक नेम है हृदय प्रदेश। इसको हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत के हृदय में, सपोज आपका ये भारत है, एक सेकंड, ये आपका अगर भारत है, ये आपकी अगर भारत का मैप है तो यहां पर सेंट्रली लोकेट करता है एकदम बिल्कुल, इस वजह से इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा इसे डायमंड स्टेट कहा जाता है क्योंकि डायमंड स्टेट का दर्जा प्राप्त है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा डायमंड मिलते हैं, ठीक है, या डायमंड का उत्खनन होता है। इसके अलावा थर्ड चीज क्या? सेंट्रल इंडिया के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं क्योंकि ब्रिटिश काल में हम इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे। या आप इसके अलावा मिनिएचर इंडिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। वो इसलिए क्योंकि यहां पर वैरायटी ऑफ कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, यानी डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं यहां पर, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदू हो। तो डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इसे मिनिएचर इंडिया भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश को मिनिएचर इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा इसे नदियों का मायका या हाउस ऑफ रिवर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं मध्य प्रदेश के एरिया में। इसके अलावा सोया स्टेट भी इसे कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का सबसे जबरदस्त प्रोडक्शन कहां होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है पूरे भारत में? तो वो है मध्य प्रदेश में, इस वजह से इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस पूरे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है और टाइगर स्टेट इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर कहां मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर मौजूद है? तो 526 टाइगर्स मौजूद हैं। 526 टाइगर्स मौजूद हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा नंबर है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा सेकंड रैंक किसकी है? तो टाइगर्स में सेकंड रैंक है कर्नाटका की। किसकी है? कर्नाटका की। कर्नाटका में सिर्फ 2 नंबर कम, यानी 524 टाइगर्स मौजूद है कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाली न्यूज वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है और 526 टाइगर्स मध्य प्रदेश में, जबकि 524 टाइगर्स कर्नाटका में।
ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए वो देखते हैं। तो इसके अलावा देखते हैं हमारी क्या है, तो ये है हमारा अगली अगली बात। तो अगली है कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है ये इंडिया का, मध्य प्रदेश इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज बात करें। तो एरिया वाइज बात करें, जब हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट कह रहे हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट में फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट है क्या आपका राजस्थान। राजस्थान फर्स्ट रैंक रखता है। जबकि सेकंड कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का है मध्य प्रदेश। इसके अलावा इसने रिसेंटली 67 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। जब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश किन अदर अदर राज्यों से घिरा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका ये मध्य प्रदेश का मैप है तो मध्य प्रदेश के मैप में इधर साइड आपको मिल जाएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट साइड आपको मिल जाएगा राजस्थान। इसके अलावा आप वेस्ट साइड में आपको मिल जाएगा गुजरात स्टेट। उसके अलावा आपको मिल जाएगा नीचे महाराष्ट्र और जबकि साउथ ईस्ट में आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये 5 राज्यों से मिलकर घिरा हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा इसे हार्ट ऑफ इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया, हार्ट ऑफ इंडिया या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसका फाउंडेशन कब हुआ, तो इसका फाउंडेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को का फाउंडेशन हुआ। इसके अलावा इसे रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट को, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ स्टेट मध्य प्रदेश में ही आता था, और छत्तीसगढ़ स्टेट को अलग करके कब अलग किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को अलग करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। और तब से हम लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 को इसका रिक्रिएशन किया गया, और तब से हम लोग क्या मना रहे हैं, मध्य प्रदेश स्टेट फाउंडेशन डे। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज क्या है, इससे पहले यानी कि हम लोग बात करें 1956 के टाइम पर, तो 1956 में ये इसे किस तरह से मिलकर बनाया था, यानी किन किन चीजों से मिलकर ये बना था। तो ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला क्षेत्र, इसके अलावा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल से मिलकर हमारा मध्य प्रदेश बना था। तो हमारा स्टेट यानी मध्य प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, इसके अलावा भोपाल को मर्ज करके हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, तो पहले राज्यपाल है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है पंडित रविशंकर शुक्ल। कई बार ये फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल, फर्स्ट गवर्नर कौन है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल है यहाँ की कैपिटल, और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। और इंदौर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन भी कहाँ हुआ है, इंदौर में। और इंदौर बिगेस्ट कॉमर्शियल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सिटी या बोले औद्योगिक राजधानी हम इसे बोलते हैं, क्या है, इंदौर। तो लार्जेस्ट सिटी है, इसके अलावा बिगेस्ट कॉमर्शियल सिटी है मध्य प्रदेश की इंदौर। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बता दिया ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है, यानी कि इसकी बाउंड्री मिलती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, यही सारी चीजें आपको यहां पर हिंदी में भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्टेट के सिंबल्स की। तो पूरे जो फैक्ट्स हैं ये मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से आने वाले जितने भी एग्जाम है मध्य प्रदेश में, उन सभी एग्जाम्स में ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स जरूर पूछे जाएंगे, या इनमें से कोई एक फैक्ट 110% आ सकता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की। स्टेट सिंबल में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टेट बर्ड की। तो स्टेट बर्ड हमारी क्या है, तो स्टेट बर्ड है दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट बर्ड का नाम याद रखना है, दूधराज या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा स्टेट एनिमल क्या है, तो स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, जिसको हिंदी में लिखना है तो बारहसिंघा। ठीक है,
तो बारहसिंगा ये किस स्पीसीज का होना चाहिए? तो ब्रेडरी स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, तो बारहसिंगा स्टेट एनिमल ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है स्टेट एनिमल यानी स्वैम्प डियर बारहसिंगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? स्टेट बर्ड दूधराज पैराडाइज फ्लाई कहते हैं। स्टेट ट्री क्या है? तो स्टेट ट्री यानी कि राज्य का हमारा स्टेट ट्री कौन सा है? बनियान। बनियान यानी बरगद का पेड़, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो याद रखना है बनियान। और बनियान ना सिर्फ स्टेट ट्री है यानी मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है, बल्कि हमारे देश का भी, देश यानी कंट्री ट्री भी है। ठीक है, तो बनियान का नाम याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बनियान, इसके अलावा स्टेट फ्लावर क्या है? यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है व्हाइट लिली, और जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडियम कई बार एग्जाम में आया है, व्हाइट लिली, ध्यान रखना है व्हाइट लिली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लिलियम कैंडियम। इसके अलावा स्टेट डांस क्या है? तो कई बार आप ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, राई। हमारे प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का स्टेट डांस है राई। और राई स्पेसिफिकली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? किस रीजन में परफॉर्म किया जाता है? तो ये बुंदेलखंड रीजन में स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाता है। बुंदेलखंड रीजन में राई परफॉर्म किया जाता है, ये राई डांस। ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के भी कुछ एरिया में ये परफॉर्म किया जाता है स्टेट डांस। इसके अलावा स्टेट ड्रामा क्या है? तो स्टेट ड्रामा है आपका मार्च। मार्च एक स्टेट ड्रामा है यानी राजकीय नाटक कौन या नाट्य कौन सा है? मार्च। और ये पर्टिकुलरली परफॉर्म किया जाता है मालवा रीजन में। तो ध्यान रखना है मालवा रीजन में कौन क्या परफॉर्म किया जाता है? स्टेट ड्रामा मार्च। ठीक है, स्पेसिफिकली। इसके अलावा हमारे राज्य का राजकीय फिश कौन सी है? तो राजकीय फिश है हमारी महाशीर। महाशीर जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? तोर पुती तोरा। और महाशीर की बात करें तो महाशीर 2009 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था IUCN ने। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता रहा हूं महाशीर या कलर फिश सेंटर, महाशीर या कलर फिश सेंटर, महाशीर एंड कलर फिश, महाशीर एंड कलर फिश सेंटर ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना है। स्टेट फिश महाशीर है, और महाशीर या तोरपुती तोरा इसका साइंटिफिक नेम है। 2009 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, लेकिन फिर से इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए क्या स्टार्ट किया गया? महाशीर एंड कलर फिश सेंटर कहाँ पे? खंडवा में स्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा हमारे स्टेट का स्टेट फ्रूट क्या है? स्टेट फ्रूट है मैंगो। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो जिसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका हमारे स्टेट फ्रूट मैंगो का साइंटिफिक नाम है। इसके अलावा स्टेट क्रॉप क्या है? तो स्टेट क्रॉप सोयाबीन है। सोयाबीन मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन है। इस वजह से हमारे प्रदेश यानी मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोया स्टेट भी बोला जाता है। इसके अलावा स्टेट गेम कौन सा है? तो स्टेट गेम है आपका मलखंभ। मलखंभ स्टेट गेम यहां पे मैं लिख देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो। स्टेट गेम क्या है? मलखंभ। मलखंभ एक स्टेट गेम है जो कि पोल पर परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा मलखंभ पर ही एक अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम क्या है? प्रभाष जोशी अवार्ड। प्रभाष जोशी अवार्ड किससे रिलेटेड है? मलखंभ से रिलेटेड है, यानी मलखंभ खेलने वाले प्रतिभागियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसकी एकेडमी कहां पे है? तो मलखंभ की एकेडमी कहां पे मिल जाएगी आपको? उज्जैन में आपको मलखंभ की एकेडमी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। आपको ये पूरे जो फैक्ट्स हैं, ये पूरे फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है कि स्टेट मलखंभ एकेडमी कहां पे है? तो स्टेट मलखंभ एकेडमी उज्जैन में है। स्टेट गेम क्या है? मलखंभ है। इसके अलावा इसमें प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। ये जो सारे फैक्ट्स आपको दिए गए हैं इस पूरी स्लाइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है
बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी मध्य प्रदेश के एग्जाम में 110% आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैप की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता चल गई भोपाल। इसके अलावा मैंने आपको इंदौर बताया कॉमर्शियल कैपिटल या फिर लार्जेस्ट सिटी मैंने आपको बताया है इंदौर, और इंदौर में ही आपको मैंने बताया लाडली लक्ष्मी योजना का सबसे बेटर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, जब मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इधर आपको मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य आपस में इसकी बॉर्डर लाइन पर लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। ये आप देख लीजिए मैप, तो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कई बार पूछा गया है मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो सिंगरौली। जबकि वेस्टर्न मोस्ट आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर क्या है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है स्पेन विंस द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022। वुमेन वर्ल्ड कप 2022 फीफा अंडर 17 किसने जीता है, तो स्पेन ने जीता है। ध्यान रखना है स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17। ध्यान रखना है अंडर 17 वुमेन्स, अंडर 17 वुमेन्स, बिल्कुल ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। और स्पेन ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, ये पर्टिकुलर इवेंट कहां ऑर्गेनाइज किया गया था या कौन सी कंट्री होस्ट कर रही थी, तो इंडिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया होस्ट कर रही थी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। कौन होस्ट कर रहा था, इंडिया होस्ट कर रही थी। और किसने जीता है खिताब या टाइटल, वो है स्पेन। स्पेन, स्पेन का नाम ध्यान रखना है आपको। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 इंडिया में होस्ट हुआ और किसने जीता है, स्पेन ने जीता है। ठीक है, कहां ऑर्गेनाइज हुआ, तो मुंबई महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2018 में भी स्पेन ने ही ये टाइटल जीता था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं फीफा के प्रेसिडेंट की, तो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो इसके करंट प्रेसिडेंट है। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज है रानीपुर टाइगर, थर्ड टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई ये न्यूज। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व बन गया है 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया का। 53rd टाइगर रिजर्व क्या है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसके पहले। ये क्या बन गया है, 53rd टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व की जब हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है। जबकि इससे कम कहां है, तो कर्नाटका में है। कितने टाइगर, 524 टाइगर। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया घोषित किया गया है, ये कहां पर है, तो ये सिचुएट करता है चित्रकूट वाले रीजन पे। तो चित्रकूट में ये उपलब्ध है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान रखना है, या उत्तर प्रदेश, क्योंकि चित्रकूट मध्य प्रदेश से भी लिंक्ड है, इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, क्योंकि लिंक है इसलिए याद रखना है रानीपुर टाइगर रिजर्व है तो पर्टिकुलरली चित्रकूट के उत्तर प्रदेश वाले रीजन पर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश वालों के लिए भी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसके पहले दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ 3 ऑलरेडी प्रेजेंट थे टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 4th नंबर का कौन बन गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व, कितने टाइगर्स हैं, 2967 टाइगर्स हैं। इसके अलावा 173 टाइगर कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको क्या बताया अभी, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर, तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर। अब आप देखो उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 173। कितना आगे है, आसपास भी नहीं है मध्य प्रदेश के, इसलिए बोला जाता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। ठीक है, चलिए बात करते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। रानीपुर टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया ये कहां पर है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और इस पूरे टाइगर रिजर्व में क्या क्या चीजें, कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो इस पूरे टाइगर रिजर्व में हमको टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, स्पॉटेड डियर, सांबर, चिंकारा और अदर कई मैमल्स देखने को मिलेंगे।
ठीक है, तो कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलेंगे? तो बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरण, सांभर और चिंकारा, इस तरह के एनिमल्स हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। जबकि मैं बात करूं तेंदुआ, लेपर्ड से मुझे याद आया कि हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेपर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि बात करते हैं कि इसकी टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो टाइगर का साइंटिफिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नाम होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 ऑफ जुलाई। किसी का बर्थडे हो तो आपको ध्यान रख लेना है 29 ऑफ जुलाई, उसको वहां से भी आप लिंक कर सकते हो। किसी का बर्थडे हो तो बर्थडे से आप लिंक कर सकते हो। 29 ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का कहां मौजूद है? तो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कहां है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो उस टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम उसका नाम है। तो आपको यह ध्यान रखना है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व क्या है, कहां है? आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया यहां पर यानी रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? टाइगर, लेपर्ड, बियर, स्पॉटेड डियर, सांबर, चिंकारा। और इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? यानी टाइगर का साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। इसके अलावा इंटरनेशनल टाइगर डे 29 ऑफ जुलाई। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट का भी इसे दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी मोस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं। इसकी नंबरिंग भी मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर अदरवाइज आपको अगर मिल जाए तो आप मुझे कहां पर बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोपा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मोपा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मोपा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया। और ये कहां इनॉग्रेशन किया गया है? तो मोपा हवाई अड्डा मौजूद है गोवा में। अब गोवा में यानी कि पर्टिकुलरली गोवा में 2 हवाई अड्डे हो गए हैं या 2 एयरपोर्ट हो गए हैं, जिसमें पहला क्या है? मोपा, और दूसरा है दाबोलिम। इसके पहले मैं आपको बताऊं तो इसके पहले सिर्फ और सिर्फ दाबोलिम एयरपोर्ट था, और अब कौन सा एक नया हवाई अड्डा हो गया है गोवा में, उसका नाम क्या है? मोपा। ठीक है, कहां है मौजूद है? नॉर्थ गोवा में ये मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ की गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की कैपिटल है पणजी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं पणजी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये डिस्कस करने का एकमात्र रीजन है क्योंकि गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम कई टाइप के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस वजह से आपको चीफ मिनिस्टर का भी नाम याद रखना है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है? एस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। इसके अलावा बात करते हैं यहीं के एक एयरपोर्ट से ही रिलेटेड एक और न्यूज है। वो क्या है? तो होलोंगी हवाई अड्डा या होलोंगी एयरपोर्ट। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में मौजूद होलोंगी एयरपोर्ट का नाम बदल के डोनियोपोलो एयरपोर्ट रखा गया है। ये किस स्टेट में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर, और ये ईटानगर में मौजूद है ये एयरपोर्ट। और ये है एयरपोर्ट का आपको चित्र दिख रहा है या पिक्चर दिख रही है या इमेज दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? डोनियोपोलो एयरपोर्ट। और जब हम लोग बात करते हैं डोनीपोलो, तो डोनीपोलो का मतलब क्या होता है? तो डोनी शब्द जो है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है? सन को, यानी सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा पोलो किसको रिफ्लेक्ट करता है? मून को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के पर्टिकुलरली इस ट्रेडिशन और वहां के कल्चरल हेरिटेज को बताता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां है? ईटानगर। होलोंगी जिसका पहले नाम था।
ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कुछ और एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो और एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या क्या है आपको जो जानना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही एक स्टैच्यू है जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां बनाया गया है, ये अहमदाबाद में बनाया गया है। अहमदाबाद में बनाया गया है। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ होगा, वहीं होगा, अहमदाबाद में ही होगा। तो यहां से ऐसे भी आप लिंक कर सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जितनी भी चीजें है ना, सब कुछ अहमदाबाद गुजरात में हुई है लगभग, अप्रोक्सीमेटली। उसके अलावा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। आपको ध्यान रखना है कहाँ है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में है, गुवाहाटी, गुवाहाटी। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। इसके अलावा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, यह है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान एंड निकोबार जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा जब अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन सा है, दो है। एक भोपाल में है जो कि राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। तो दो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, नागपुर में। तो नागपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको पता होगा ये कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कौन है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, तो मैं अगले लेक्चर में आपको इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। चलिए बात करते हैं कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो है केरला में। तो मैंने आपको 4 या 5 फैक्ट्स बताए एक्स्ट्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है, तो वो है अहमदाबाद गुजरात में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई ये कहाँ है, तो गुवाहाटी में इनका एयरपोर्ट है। इसके अलावा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर नागपुर और कन्नूर केरला। नाउ चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा सचिव का पदभार रिसेंटली किसने ग्रहण किया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गिरिधर अरामाने। गिरिधर अरामाने कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। तो नए डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं, गिरिधर अरामाने। ठीक है, इसके अलावा मैं बात बताऊं आपको, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, कौन, डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, यानी रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो आपसे बात करें, पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो वो है डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव। अदर अपॉइंटमेंट क्या हुए हैं, अदर अपॉइंटमेंट रिसेंटली कैग का अपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जीसी मुर्मू। ध्यान रखना है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है कैग का। और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, जीसी मुर्मू। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम ध्यान रखना है, अजीत डोवाल। बहुत जबरदस्त हैं ये, वैसे भी आपको पता होगा, कई बार न्यूज में बने रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, सुरेश एन पटेल। अच्छा, विजिलेंस कमीशन का क्या काम होता है, तो करप्शन को रोकना। क्या रोकना, करप्शन को रोकना। इसका काम क्या होता है, करप्शन को रोकना, करप्शन को रोकना, करप्शन को प्रिवेंट करना किसका काम होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम होता है। और इसके नए चीफ कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल इसके करंट चीफ हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन। अब आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र यहां पर इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस में इस कमीशन का जिक्र है। कहां जिक्र है, मेंस में।
मेंस में इस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है और इसकी नई मेंबर कौन बनी है, संगीता वर्मा, और एक ऑलरेडी मेंबर प्रेजेंट थे वो है भगवंत सिंह बिश्नोई। अगर आपसे पूछा जाए इसके चेयरमैन कौन है, तो अभी करंटली इसके चेयरपर्सन नियुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है इसके लिए। ठीक है, तो अभी कौन है, अभी मेंबर यानी संगीता वर्मा। संगीता वर्मा इसकी नई मेंबर नियुक्त हुई है, संगीता वर्मा और भगवंत सिंह बिश्नोई, भगवंत सिंह बिश्नोई। तो कंपटीशन कमीशन का मतलब क्या है, कंपटीशन कमीशन क्या करता है, वेरियस कंपटीशन में इंडिया की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम होता है कंपटीशन कमीशन का। ठीक है, एक फेयर एंड फ्री इन्वायरमेंट, मतलब कंपटीशन मतलब जितने भी मार्केट में फेयर एंड फ्री इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का काम किसका होता है, कंपटीशन कमीशन का होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ इज रिसेंटली सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस राज्य में, किस राज्य में ये लोकेट करता है या इसका इनॉग्रेशन किया गया है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आपको बताना है इसका जवाब मुझे कमेंट में आप जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि आपके जवाब लिखने से चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगी कि हमने इसका जवाब ये लिखा था। इसलिए आप लिखिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं कहीं करंट अफेयर, और लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को 2 बार एटलीस्ट देख लीजिए, या एक बार आप वीडियो और एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। तो आपके ऑप्शन है बालाघाट, बालाघाट, और उसके अलावा जबलपुर, जबलपुर के बाद है ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद है इंदौर। ये 4 ऑप्शन है और इसका जवाब आपको कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे जुड़कर आप अपने सुझाव, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। आपका एक सुझाव हमें लगातार अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में या इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।